हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस का लेसन 2 द्विध्रुवीयता का अंत इसका पार्ट सेकंड करेंगे। इससे पहले मैंने इसका पार्ट 1 आपको कराया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि किस तरह से जो पूरा विश्व है वो दो व्यवस्थाओं में बटा हुआ था, दो गुटों में बटा हुआ था, पूंजीवादी और साम्यवादी। तो धीरे धीरे जो है ये सारा विश्व ही एक तरह से इन दोनों शक्तियों के इर्द गिर्द घूम रहा था। और फिर क्या हुआ कि 1991 में जो सोवियत संघ है और इसके जो गणराज्य थे, इनके बीच में कुछ विद्रोह होने की वजह से या कुछ आंतरिक उथल पुथल की वजह से धीरे धीरे सोवियत संघ कमजोर पड़ता गया और इसका अंत हो गया और ये 15 भागों में बट गया। इसके बाद पूरे विश्व में सिर्फ एक ही शक्ति रह गया, जो था अमेरिका, जिसे हम यूएसए भी बोलते हैं। तो किस तरह से यूएसए जो है वो शक्तिशाली और पूरा संसार ही एक तरह से एक ध्रुवीय शक्ति बन गया और जो दो ध्रुवीयता थी उसका अंत हो गया। तो जो रूस और जो अन्य देश थे जो कभी सोवियत संघ में शामिल हुआ करते थे, इन्होंने लगभग 10 साल के बाद अपनी अर्थव्यवस्था को सुधारने का प्रयास किया। अब इन्होंने ऐसा क्या प्रयास किया था? अपने आप को अच्छा बनाने के लिए या अपने आप को शक्तिशाली सुदृढ़ बनाने के लिए इन्होंने अपनी अर्थव्यवस्था में क्या प्रयास किए, क्या परिवर्तन लाए, क्या सुधार लाने की कोशिश की थी। तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने देखा कि इनके पास बहुत सारे संसाधन थे, जैसे तेल है, प्राकृतिक गैस है, लोहे के भंडार थे, तांबे के, धातु और स्वर्ण जैसे साधनों के इनके पास काफी भंडार थे। तो इन्होंने इन अपने संसाधनों को निरंतर निर्यात करना शुरू कर दिया ताकि इनके पास जो विदेशी मुद्रा थी वो आ सके और जिससे ये अपने देश को तरक्की की तरफ ले जा सके। दूसरा इन्होंने क्या किया कि इन देशों में विशेषता रूस, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान जैसे जो देश थे, यहाँ पर तेल और गैस के ये उत्पादक थे, यानी इनके पास तेल के बहुत पर्याप्त भंडार थे। और आपको पता ही है कि तेल तो काफी बहुमूल्य संसाधन है और इसको इन्होंने अपने आप को सुदृढ़ बनाने के लिए इन्होंने तेल का जो है निर्यात करना शुरू कर दिया, जिससे ये अपने आप को काफी शक्तिशाली बना सकते थे। तीसरा इन्होंने क्या किया कि कई देश ऐसे भी थे जिनके बीच में से पाइपलाइन गुजर रही थी, तो पाइपलाइन गुजरने के कारण इनको काफी बड़ी मात्रा में जो मुआवजा मिलता था उससे भी ये अपनी अर्थव्यवस्था को सुधार सकते थे, अपने आप को ये सुदृढ़ बना सकते थे। तो ये आपने देखा कि इन्होंने अपने आप को सुदृढ़ बनाने के लिए काफी प्रयास किया। अब क्या था कि धीरे धीरे जो रूस आपको पता है कि द्विध्रुवीयता का तो अंत हो चुका था। द्वितीय विश्व युद्ध के अंत ने जो सोवियत जो गणराज्य थे और पूर्वी यूरोप के राज्यों में तनाव और संघर्षों का अंत नहीं किया, बल्कि कुछ कारणों से ये और भी बढ़ गया। कई देशों में तो गृह युद्ध चल पड़ा और कई जगह पर काफी हिंसक प्रवृत्तियों ने जन्म ले लिया था। उसी के तहत है कि रूस के दो गणराज्यों चेचन्या और दागिस्तान में काफी हिंसक और अलगाववादी प्रवृत्तियां पनप गई थी। यानी हिंसक से आप क्या समझते हैं कि मार काट, एक दूसरे को मारना, जान ले लेना किसी की, एक तरह से हिंसक प्रवृत्तियों में ही आता है। अलगाववादी होता है कि अपने आप को अलग रखना, यानी अपने जो अपना देश है उसके लिए अलगाववादी मतलब अलग देश बनाना और सभी से अपने आप को अलग कर लेना। तो इस तरह की जो प्रवृत्तियां थी वो काफी चली वहां पर। दूसरा एक देश है तजाकिस्तान, जो गणराज्य था तजाकिस्तान था। वहां पर क्या हुआ कि तजाकिस्तान में भी 10 सालों तक अंदरूनी गृह युद्ध चलता रहा, जिसकी वजह से ये काफी कमजोर पड़ गया था। सांप्रदायिक दंगों का भी ये देश काफी शिकार रहा, जिसकी वजह से ये आगे बढ़ने की बजाय काफी इस देश में हानि झेलता रहा, ये काफी इसे नुकसान उठाना पड़ा। एक क्वेश्चन आता है 1 नंबर में कि ऐसा कौन सा देश था जो बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से दो हिस्सों में बगैर किसी मार काट के या बगैर किसी हिंसा के बट गया था। तो उसमें आप आंसर लिखेंगे कि ऐसा देश एक चेकोस्लोवाकिया था, जो बहुत ही शांति से दो हिस्सों में बट गया था, चेक प्लस स्लोवाकिया।
अब आपका इस लेसन में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि शॉक थेरेपी क्या है। तो देखो बच्चों, शॉक थेरेपी आप ध्यान से समझेंगे कि शॉक थेरेपी का क्या अर्थ है। शॉक माने किसी को आघात देना या किसी को सदमा पहुंचाकर किसी रोगी का इलाज करना। जैसा कि आपने कई बार सुना होगा कि उसका इलाज करंट दे करके किया जाता है, तो वो शॉक देना ही एक तरह से बोला जाता है। तो अब हम यहाँ पर इस शब्द का प्रयोग क्यों कर रहे हैं, किस लिए? तो देखो क्या था कि दोनों ही दो गुटों में पूरा संसार बटा हुआ था। एक तरह से दोनों की विचारधाराओं की लड़ाई थी। जो सोवियत संघ था वो साम्यवादी देश था और जो अमेरिका था वो पूंजीवादी देश था। तो विचारधाराओं की जो टकराव था उसी की वजह से पूरा संसार दो भागों में बट गया था। तो अब देखो क्या है कि सोवियत संघ तो किन्हीं भी कारणों से हो, चाहे 1991 में सोवियत संघ का तो पतन हो गया। इसके बाद जो साम्यवादी देश थे, यानी जो सोवियत संघ के खेमे के देश थे, इन देशों ने ये सोचा कि क्या वजह है कि हम पिछड़ गए हैं और जो हम मतलब बट गए हैं और हम इतना तरक्की नहीं कर पाए, जबकि जो अमेरिका है वो पूंजीवादी व्यवस्था को अपना करके भी काफी ऊंचाइयों की तरफ जा रहा है। और एक तरह से देखा जाए तो पूरे संसार में अब सबसे शक्तिशाली देश अगर माना जाए तो वो अब कौन सा था? यूएसए यानी अमेरिका था। तो अब इन देशों ने, साम्यवादी जो देश थे, इन्होंने अपना साम्यवादी विचारधारा को छोड़ करके पूंजीवाद की तरफ रुख किया और यही जो पूंजीवाद की तरफ जो संक्रमण है उसे ही शॉक थेरेपी कहा जाता है। तो अगर आपको नहीं समझ में आया फिर दोबारा से देखेंगे कि जब जो साम्यवादी देश थे इन्होंने साम्यवादी व्यवस्था को छोड़कर जब पूंजीवादी व्यवस्था को अपनाने का प्रयास शुरू किया और उसके तरफ अपने आप को, पूंजीवाद की तरफ अपने आप को बढ़ाया, तो उसी संक्रमण को ही हम शॉक थेरेपी का नाम देते हैं। या ये कहें कि जो रूस, मध्य एशिया के जो गणराज्य थे और जो पूर्वी यूरोप के जो देश थे, इन्होंने पूंजीवाद की ओर प्रस्थान किया, यानी पूंजीवाद की ओर संक्रमण ही कि इन देशों में एक तरह से अब साम्यवाद की बजाय पूंजीवाद फैल गया था। पूंजीवाद को ही ये अब अच्छी व्यवस्था मान रहे थे। इसी को हम शॉक थेरेपी कहते हैं। या फिर विश्व बैंक और जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है, इन्होंने एक मॉडल अपनाया या एक इनके द्वारा दिया हुआ एक निर्देशित मॉडल है जिसे शॉक थेरेपी का नाम दिया जाता है। तो ये आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा ये शॉक थेरेपी क्या है। 2 नंबर का पूछा जाता है कई बार। अब देखो कि अब है कि इन देशों ने शॉक थेरेपी में क्या बदलाव किए अपने आप में। तो सबसे पहले तो है कि सभी देशों ने अब क्या किया कि साम्यवाद को छोड़ दो, बल्कि अब इन्होंने किस व्यवस्था को अपना लिया था कि सभी देश अब हम पूंजीवाद को ही अपनाएंगे, यानी सभी देशों को अब पूंजीवादी व्यवस्था को अपनाना था। दूसरा है कि निजी स्वामित्व का महत्व बढ़ने लगा। पहले क्या था, इन देशों में, ये साम्यवादी देश थे तो यहाँ पर राज्य का स्वामित्व था, राज्य के पास ही सारे ज्यादातर संसाधन थे, राज्य का ही दबदबा था। लेकिन अब क्या हुआ, पूंजीवाद की तरफ अग्रसर होने की वजह से अब इन्होंने जो निजी स्वामित्व का महत्व इन देशों में बढ़ना शुरू हो गया। तीसरा था कि जो राज्य की जो संपदा थी, राज्य के पास जो भी धन संपदा थी या जो भी संसाधन थे, जो भी कुछ था, उस सब का निजीकरण होने लगा। पहले तो साम्यवादी व्यवस्था में क्या था कि राज्य का ही दबदबा था, राज्य का बोलबाला था, राज्य के पास ही ज्यादातर शक्ति होती थी और एक तरह से राज्य ही सर्वोपरि था। लेकिन अब क्योंकि पूंजीवादी व्यवस्था को अपना लिया गया था, तो अब पूंजीवादी व्यवस्था का ये मुख्य जो है पॉइंट होता है कि वहां पर निजीकरण को बढ़ावा मिलता है। तो इनमें भी अब निजीकरण को बढ़ावा दिया जाने लगा, यानी जो संपदा थी वो निजी हाथों में जाने लगी। अब 4 है कि खेती का तरीका ही इन्होंने बदल दिया। पहले क्या था कि सामूहिक खेती की जाती थी और अब इन्होंने तरीका बिल्कुल बदल दिया। अब पूंजीवादी व्यवस्था में क्या होता है कि मशीनों से खेती ज्यादा की जाती है और जो मानविक जो मनुष्य जो करते हैं खेती, उस तरीके को की बजाय जो मशीनीकरण है उसका प्रयोग ज्यादा किया जाता है। और 5वां इन्होंने एक परिवर्तन किया कि मुक्त व्यापार को अपने आप को सुदृढ़ बनाने के लिए इन देशों ने अब अन्य देशों के साथ
मुक्त व्यापार के दरवाजे खोल दिए ताकि इनके पास विदेशी मुद्रा ज्यादा से ज्यादा आए और ये अपने आप को ज्यादा से ज्यादा सुदृढ़ बना पाए। छठा था कि पश्चिमी देशों से व्यापार। पहले तो ये पश्चिमी देशों की तरफ जाते ही नहीं थे या पश्चिमी देशों से इनका कोई ज्यादा मेलजोल था ही नहीं, लेकिन अब इन्होंने अपने आप को सुदृढ़ बनाने के लिए जो पश्चिमी देश थे इनसे भी व्यापार करना शुरू कर दिया ताकि इनकी अर्थव्यवस्था सुधर पाए। अब क्या है कि हर व्यवस्था के कुछ ना कुछ अच्छे परिणाम भी होते हैं और कुछ बुरे परिणाम भी होते हैं। तो आपके में ये क्वेश्चन बहुत ही मुख्यतः पूछा जाता है कि शॉक थेरेपी अपना तो ली देशों ने, लेकिन इसके क्या परिणाम निकले? क्या ये व्यवस्था बहुत अच्छी रही? तो देखो इसके क्या परिणाम निकले। ये कोई इसके बहुत ज्यादा अच्छे परिणाम नहीं निकले थे। तो इसमें हम सबसे पहले लिखेंगे कि उद्योगों का पतन हो गया। उद्योगों का पतन क्या था कि एक तरह से अगर हम देखें तो रूस सहित इन देशों की जहां पर इन्होंने अपनाया था उनकी अर्थव्यवस्था एक तरह से डगमगा गई। रूस में जो राज्य नियंत्रित उद्योग थे उनका पतन हो गया। 90% जो उद्योग थे वो निजी कंपनियों और उद्योगपतियों को बेच दिए गए। अब इसको ये जो इतिहास में सभी उद्योगों को एक तरह से इन्होंने बर्बाद कर दिया और इतिहास में इसे उद्योगों की सबसे बड़ी गैराज सेल का नाम दिया जाता है। गैराज सेल क्या थी? जिसमें उद्योगों को औने पौने दामों में बेच दिया गया था, कोई चारा ही नहीं था। इस वजह से क्योंकि कुछ और लोगों के पास होता ना, तो लोगों ने अपने जो भी थे जो अपनी जो उद्योग थे उनको बहुत ही कम कीमत पर बेचना पड़ा और एक तरह से इतने मतलब खरीदार नहीं थे जितने की जो कंपनियां थी वो बिकने को तैयार थी, तो बहुत ही कम कीमत उनकी लगाई गई और इसी को सबसे बड़ी गैराज सेल का नाम भी दिया जाता है। अब इसका दूसरा परिणाम क्या निकला? भोजन या खाद्य सुरक्षा का पतन। इससे जो विदेशी मुद्रा थी यानी जो रूस की मुद्रा थी रूबल, उसका भी एक तरह से देखा जाए तो वो भी बहुत बुरी तरह से गिरी, जिसके कारण मुद्रास्फीति बढ़ने से लोगों की जमा पूंजी एक तरह से लूट गई और भोजन सुरक्षा के विघटन के कारण रूस को खाद्य सामग्री का आयात करना पड़ा। यानी इतनी कमी हो गई खाद्य की कि रूस को दूसरे देशों से आयात करना पड़ा, जिससे उसकी अपनी पूंजी भी जाती रही। अब तीसरा है दिवालियापन। दिवालियापन में क्या हुआ कि शॉक थेरेपी रूस के लगभग 1500 बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को दिवालियापन कर दिया था। इस शॉक थेरेपी की वजह से दिवालिया हो गए थे। दिवालिया क्या होता है कि इनके पास इसमें ग्राहकों का जो पैसा था, मतलब इनके पास बैंकों के पास देने के लिए अब कुछ था ही नहीं, तो जितने भी ग्राहक थे इसके एक तरह से वो उन सब का पैसा सारा जाता रहा। अब चारों तरफ बाहर से सामान मंगाना पड़ रहा था, तो क्या था, महंगाई चारों तरफ बढ़ जाएगी क्योंकि खुद देश में तो उत्पादन ही बहुत कम हो गया था। तो महंगाई बढ़ने की वजह से लोगों की जमा पूंजी भी जाती रही। रूस की मुद्रा एकदम से गिर गई, जिसकी वजह से उसे काफी हानि उठानी पड़ी। अब लोगों की जो जमा पूंजी थी उनके पास और तो उत्पादन हो ही नहीं पा रहा था, तो इससे लोगों की जो खुद की जमा पूंजी थी वो भी धीरे धीरे जाती रही। तो आपने देखा कि एक तरह से अगर हम देखें तो शॉक थेरेपी कोई खास अच्छी व्यवस्था नहीं रही। जो सोच करके इसे अपनाया गया था वैसा इसका कुछ भी परिणाम नहीं निकला। तो ये इसके मुख्य पॉइंट है जो आप लिखेंगे। अब एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत और सोवियत संघ के संबंध कैसे थे? भारत और सोवियत संघ के संबंध कैसे थे? तो भारत और सोवियत संघ के जब संबंधों की अगर बात की जाए तो भारत और सोवियत संघ दोनों ही काफी अच्छे मित्र रहे हैं और इनके मध्य सद्भावनापूर्ण संबंध रहे हैं। हमेशा से जो सोवियत संघ ने है उसने एक अच्छे मित्र की तरह भारत की समय समय पर काफी मदद की थी। जब कभी भी भारत को मदद की जरूरत हुई तो सोवियत संघ जो है वो हमेशा ही तैयार मिला। इसमें आप अलग अलग उसमें लिखेंगे कि एक तो है राजनीतिक। राजनीतिक में क्या है कि सोवियत संघ ने हमेशा ही भारत का साथ दिया। जब कभी भी जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ में कभी भी मामला गया कि कश्मीर मामले पर, तो इसने भारत की सभी बड़े संघर्षों में सहायता की। जब भी हमारा भारत पाक का युद्ध हुआ
तो तब भी 1971 में जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था तो तब भी मामला यूएनओ में गया था। तो तब भी सोवियत संघ ने, अमेरिका ने भारत को धमकाने के लिए जब अपना महासागर में, जो प्रशांत महासागर है, वहां पर अपना 7वां जहाजी बेड़ा भेज दिया था। तो तब भी कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो यूएनओ में सोवियत संघ ने भारत का ही साथ दिया था। जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया था कि वहां पर वीटो की शक्ति 5 देशों को मिली हुई है। यूएनओ के जो स्थायी सदस्य हैं वो कौन कौन से हैं? फ्रांस, अमेरिका, चीन, ब्रिटेन और रूस। तो वहां पर क्योंकि भारत तो इसका स्थायी सदस्य है नहीं, तो जब यूएनओ में भारत और पाकिस्तान का मामला गया तो सोवियत संघ ने एक अच्छे दोस्त की भूमिका निभाते हुए हमेशा ही यूएनओ में भारत की तरफदारी की और भारत का साथ दिया। हमेशा ही भारत की मदद की। जब कभी भी भारत को जरूरत पड़ी तो सोवियत संघ ने हमेशा ही भारत की मदद की। और 1971 में जब भारत पाक युद्ध में अमेरिका ने डराने के लिए प्रशांत महासागर में अपना जहाजी बेड़ा भेज दिया, मैंने अभी आपको बताया, तो भी सोवियत संघ ने भारत की काफी मदद की। ये तो था राजनीतिक। और आर्थिक में क्या है कि सोवियत संघ ने भारत को उसके सार्वजनिक उद्योगों, जैसे जो भारत के सार्वजनिक उद्योग हैं उसमें, जैसे बोकारो में स्टील प्लांट है और भिलाई और विशाखापट्टनम में मशीन उद्योग है, जैसे भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड है। तो इनमें आधुनिक तकनीकी की काफी ज्यादा जरूरत थी। तो उस समय पर सोवियत संघ ने भारत को काफी सहायता दी, तकनीकी सहायता दी। उस समय पर हमें सबसे ज्यादा जरूरत इन उद्योगों को लगाने के लिए तकनीकी सहायता की थी। तो उस समय पर एक अच्छे मित्र की तरह सोवियत संघ ने भारत का साथ दिया। और विदेशी मुद्रा की जब कमी आ गई, उनका पैसा चुकाने के लिए जब मतलब नहीं था, तो सोवियत संघ ने क्या किया कि रुपए को ही माध्यम बना करके व्यापार जारी रखा। ये एक बहुत ही बड़ी बात थी कि जब कभी भी भारत को किसी वजह से भी आर्थिक रूप से या राजनीतिक रूप से या अपने आप को सुदृढ़ बनाने के लिए कैसे भी सोवियत संघ की आवश्यकता महसूस हुई, तो एक मित्र की तरह सोवियत संघ ने हमेशा भारत का पग पग पर साथ दिया। फिर है कि सैन्य संबंध। तो पहले फिर है सैन्य संबंध की जब जब समय समय पर भारत को हथियार भी दिए। जब कभी भी कोई मदद को तैयार नहीं था, उस समय पर सोवियत संघ ही एकमात्र ऐसा देश था जिसने भारत को सैनिक साजो सामान की सप्लाई की। बहुत थोड़े से देश ही भारत से सैनिक क्षेत्र में तकनीकी संबंध बनाना चाहते थे, लेकिन उस समय पर सोवियत संघ ने भारत की काफी मदद की। अब है सांस्कृतिक। अब आपको पता है कि भारत में जो सांस्कृतिक फिल्में हैं या जो हमारी जो हिंदी फिल्में हैं वो बहुत ही ज्यादा फेमस है। वहां पर सोवियत संघ में दोनों में ही सांस्कृतिक संबंध है। और यहाँ की सोवियत संघ में जो हमारी हिंदी फिल्में हैं, जो हमारे अभिनेता हैं, नेता हैं, उनको काफी ज्यादा माना जाता है, वहां पर काफी सम्मान दिया जाता है और भारतीय संस्कृति वहां पर काफी ज्यादा लोकप्रिय है। यहाँ की हिंदी फिल्में वहां पर बहुत ही शौक से देखी जाती हैं और जो भारतीय लेखक हैं, जो कलाकार हैं, उन्हें सोवियत संघ में उन्होंने कई बार सोवियत संघ की यात्रा की है और उन्हें वहां पर बहुत ही सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। अभी देखो, आपने देखा कि भारत और सोवियत संघ के संबंध, लेकिन अब ये एक क्वेश्चन और आता है कि भारत और रूस के क्या संबंध है। तो सोवियत संघ तो कौन सा, जो अमेरिका के साथ टक्कर ले रहा था, वो वाला सोवियत संघ, यानी जब तक रूस बटा नहीं था, उससे पहले के जो भारत और सोवियत संघ के संबंध थे उसमें आप वो लिखेंगे। और अब ये पूछा गया है कि भारत और रूस के संबंध, क्योंकि रूस अब एक अलग गणराज्य है, सोवियत संघ के फिर कई पार्ट्स हो गए थे, उनमें से रूस एक शक्तिशाली जो गणराज्य था। तो रूस के साथ अब हमारे संबंध कैसे हैं, तो इसके पॉइंट्स अलग हैं और उसके पॉइंट अलग हैं। तो इसमें आप लिखेंगे कि रूस से हमारे संबंध काफी मजबूत रहे हैं और दोनों ही विश्व में बहुत सारी शक्तियों के सह-अस्तित्व में विश्वास रखते हैं। यानी दोनों ही देश ये चाहते हैं कि विश्व में सिर्फ कोई एक ही शक्तिशाली देश उभर कर नहीं आए, बल्कि काफी ज्यादा देश, जो शक्तिशाली देश हैं, वो काफी ज्यादा देश उभर कर के सामने आए। इससे क्या होगा कि
पूरा संसार किसी एक शक्ति के या किसी दो शक्तियों के बीच में बटकर नहीं रहेगा, बल्कि सामंजस्य बना रहेगा इससे। तो सह अस्तित्व में ये दोनों देश विश्वास रखते हैं। रूस जो है हमेशा से ही भारत को मदद देने के लिए भारत का मददगार रहा है। भारत और रूस दोनों को बहुध्रुवीय विश्व का सपना देखा है। दोनों ने बहुध्रुवीय, जो मैंने अभी आपको बताया कि दोनों ही देश चाहते हैं कि पूरे संसार में कोई एक या दो शक्ति ना होकर के कई सारे देश कई सारे देश जो है अपने आप को आगे बढ़ाएं। इससे कई सारे देशों को बढ़ने का मौका मिलेगा और पूरा संसार किसी एक या दो गुट में बंटकर नहीं रह जाएगा। तो बहुध्रुवीय का ये सपना इन्होंने देखा है। इसका अगला पॉइंट है कि सुरक्षा की सामूहिक जिम्मेदारी। मतलब ये इनका ये मानना है कि जो सुरक्षा है वो सबका सामूहिक जिम्मेदारी बनती है सबकी। और छठा है कि अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों को ये शांतिपूर्ण ढंग से वार्ता के द्वारा या संधि के द्वारा या बातचीत के द्वारा हल करने में विश्वास रखते हैं, ना कि युद्ध करने में। मतलब ये अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों को बढ़ावा देने की तरफ बिल्कुल भी सहमत नहीं है, बल्कि चाहते हैं कि किसी भी तरह से जो मामले हैं वो आपसी बातचीत के द्वारा शांतिपूर्ण ढंग से भी सुलझाए जा सकते हैं। दोनों के बीच समझौते। अब आता है कि इन देशों ने अब तक कितने समझौते किए या कौन कौन से ऐसे समझौते हुए हैं जो इनकी मित्रता को और बढ़ाते हैं। तो एक है कि भारत और रूस ने लगभग 80 द्विपक्षीय समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं, जो सन 2001 के समझौते का भाग हैं। 2001 में के रणनीतिक समझौते का भाग हैं। और ये दोनों ही देशों ने रक्षा व्यापार के क्षेत्र में भी कई महत्वपूर्ण समझौते किए हैं। अब है कि रूस की वजह से ही जो कश्मीर का मुद्दा है उस पर व्यापक समर्थन मिला है। अंतर्राष्ट्रीय जो आतंकवाद है, ऊर्जा आपूर्ति है, मध्य एशिया में पहुंच, ये बहुत सारे ऐसे कारण हैं जो दोनों ही देशों में आपसी सामंजस्य को बढ़ाते हैं। व्यापार में बढ़ोतरी। तो देखो, व्यापार में बढ़ोतरी के लिए आप लिखेंगे कि भारत रूस से हथियारों का दूसरा सबसे बड़ा खरीदार है। तो भारत रूस से हथियारों का दूसरा सबसे बड़ा क्रेता है, जिससे रूस को भी काफी लाभ होता है। इससे भारत अपने अधिकतर साजो सामान रूस से ही प्राप्त करता है। दोनों देशों के बीच पुराने समय से ही काफी ज्यादा अच्छा व्यापार चलता आ रहा है। भारत को जब कभी भी तेल की कमी हुई तो रूस ने सदैव ही भारत की मदद की। उसे हमेशा ही मदद के लिए तैयार पाया गया कि जब कभी भी भारत ने उसे एक अच्छे मित्र की तरह पुकारा तो जो रूस है वो हमेशा ही मदद के लिए तैयार रहा है और अभी भी मदद करता रहा है। भारत का नाभिकीय ऊर्जा और अंतरिक्ष कार्यक्रम रूस